पिछले 5 साल से 2020 से मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। तो अगर वो वापस फिर से आपके पास आते हैं, क्या आप उन पे उसी तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाएँगी कि कि उनके ऊपर ना इतने केसेस है कि उनको कभी भी जेल में डाल दिया जा सकता है। 2 बार यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो ऐसा तो नहीं था कि वो सिर्फ़ आपको फिज़िकली और मेंटली सिर्फ़ आपको यूज़ करना चाहते थे? अब चंद्रशेखर एकमात्र ऐसी शख्सियत इस आंदोलन में आए जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं दाग लगा है। तो इतना कॉमन हो चुका है कि 90% लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंट्री में चल रहे हैं। कोई छुपा के कर रहा है, कोई दिखा के कर रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि जी। रखेल रंडी वेश्या औरत है। किसी दूसरी पार्टी ने उकसाया है कि आप उनकी जो इमेज है उसको खराब करेंगे? इतना डिप्रेशन दिया, इतना ज़्यादा पेन दिया, जिस पेन की वजह से मैं लड़ रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने षड्यंत्र रचे, बहन जी को भी खत्म करने के, उनकी राजनीति, उनकी सत्ता को खत्म करने के, उनके वर्चस्व को खत्म करने के, इसीलिए तो इतनी जल्दी एक्सपोज़ हो गए। पता है आदित्य तकलीफ किस चीज़ की है जी। कि उस व्यक्ति ने ना कभी भी फ़ील ही नहीं किया। मतलब मैं आज भी ये सोचती हूँ कि ना वो मुझे बस इंसान समझ ले। वो बस ना एक बार रिग्रेट फ़ील करा दे। वो ये फ़ील कर ले कि यार मैंने गलत किया। पहले तो ये दलित्स की प्रॉब्लम है। अगर ये दलित वर्सेस अपर कास्ट होता ना तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता क्योंकि उसमें पॉलिटिकल माइलेज मिलता। हाय, दिस इज आदित्य बालियान एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक फिल्म्स हॉस्टेड बाय आदित्य। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसा चेहरा जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। बात की जाए राजनीति की या बात की जाए फिर यूपी की बात हो या पूरे हिंदुस्तान की, और नारियों की आवाज़ को बुलंद करने वाली रोहिणी जी आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा, कैसी हैं रोहिणी जी आप? हाउ आर यू? नमस्ते, आई एम नमस्ते। गुड, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने अपना अपना क़ीमती वक़्त निकाला हमारे लिए, और आज एक आप इस जी, इंटरव्यू के लिए हमारे साथ आई हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। रोहिणी, जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने हाल-फिलहाल में काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा है कि आप आपके जो वीडियोज़ हैं, आपके जो बातें हैं, आपकी जो आवाज़ है, वो हर एक घर तक जा रही हैं, और आप कहीं न कहीं थोड़ा परेशान भी मुझे नज़र आई हैं। इनर मैं बात करूँ आपकी लाइफ़ की, तो कहीं न कहीं आप मुझे थोड़ा-सा परेशान लगी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार आप अपने बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और अभी आप कहाँ हैं और क्यों आप इतना परेशान हैं आजकल? देखिए परेशान तो नहीं कह सकते क्योंकि हर लड़ने वाला व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जो भी हो, किसी की भी लड़ाई आसान नहीं है, तो वो परेशान ही होगा। हाँ, वो बात अलग है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होके, मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होके किसी चीज़ को लड़ना, दैट्स टोटली डिफरेंट। बट अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलकर किसी भी फाइट में उतरोगे, तो उसमें कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, वही मैं आजकल कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इंदौर से बिलॉन्ग करती हूँ, इंदौर की बेटी हूँ। अभी पिछले 5 साल से 2020 से मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ और अपनी स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आई थी, अपनी डॉक्टरेट की डिग्री फिनिश की है लास्ट ईयर, अब यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। साथ ही साथ अपना एक एनजीओ है, जो अभी जून से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो एनजीओ रन कर रही हूँ जिसके बेसिस पे मैं जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी के जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन में हेल्प कर रही हूँ। अब ये जो हमारा विज़न है उसको लेकर के जो हमें मिला है उसमें हम कोशिश करें। साथ ही साथ लक्ष्य 1000 स्टार्ट किया 2023 में, उसके बेसिस पे हम लोग अब्रॉड स्टडीज़ में बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाने में, उनको प्रॉपर गाइडेंस करने में, साथ ही साथ उनकी इस पूरी जर्नी में ईमानदारी से उनका सहयोग करके बच्चों को हेल्प करते हैं। कई बच्चे हमारे पहुँच चुके हैं, इस साल भी कई बच्चे पहुँचे। तो यही एक टारगेट को लेकर एक छोटा-सा ये प्रोजेक्ट लेकर काम कर रही हूँ, जिसके बेसिस पे मेरी छोटी-सी एक पहचान भी बनी है, लोग मुझे जानने लगे हैं काम के बेसिस पे। साथ ही साथ जो रीसेंट सिनेरियो अभी मेरी लाइफ़ का चल रहा है, वो एक फाइट है। जो फाइट है एक वुमेन की, जो जो सहना नहीं चाहती, जो कहना चाहती है। जी। क्योंकि भारतीय नारियों को, स्पेशली इंडियन वुमेन, हमें हमारी सोसाइटी में सहना सिखाया जाता है क्योंकि कहते हैं अगर आप कहोगी तो आपके चरित्र पर सवाल उठेंगे और चरित्र पर आपके दाग लगाए जाएँगे और वो दाग इतने भद्दे होंगे कि फिर आप उस दाग के
बेसिस रोहिणी, पे आपकी आपकी आपको लड़ाई। रोकते हुए आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपकी थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी लो है, अगर थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कम आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, जी जी। तो और लाइक ओके। जी। हाँ, तो इस बेसिस पे इस लड़ाई में कहीं न कहीं उतर के, क्योंकि मैं उन महिलाओं की गिनती में आना चाहती हूँ जो कहना जानती है, जो सहना नहीं जानती। इसीलिए मेरी लड़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट आई एम इन दिस जर्नी। तो अब मैं इस फाइट में पूरी रूप से उतर उतर चुकी हूँ हम्म, और ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहती हूँ अपने लोगों के बीच, अपने दे क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है, अगर मैं उसको बताऊँगी नहीं और अगर मैं लोगों को अवेयर नहीं करूँगी कि ऐसी चीज़ें होती है, तो कहीं न कहीं फिर जब मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, तो मैं समाज की बेटियों को कैसे आगे मोटिवेट करूँगी कि हमें लड़ना है, हमें आपके लिए मैं सहना नहीं है, आपको हमें रोकते हुए कहना मैं है। आपकी जो बातों से मैंने देखा है और सीखा है, मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ कि बेटियां देश की शान होती हैं, पापा की परी और मम्मी की जान होती हैं। दो दो घरों को रोशन करती हैं बेटियां। शादी से पहले पिता का मान और शादी के बाद पति का सम्मान होती हैं बेटियां, कि दो दो घरों को रोशन करती हैं बेटियां। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपकी एक लड़ाई है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हम सब आपके साथ हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, सब अगर सहते रहेंगे तो कहेगा कौन। ये आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप सहना नहीं, आप कहना जानती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बताइए आगे। तो बस यही चीज़ है, एक जर्नी स्टार्ट हुई, एक एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, इतनी बड़ी फाइटर बनूँगी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था। जी। सिंपल सी ज़िंदगी जीना चाहती थी, अपनी स्टडीज़ फिनिश की, जब मैंने मेरा एमबीए हुआ, उसके बाद ही मैंने कहीं न कहीं ये सोच लिया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ़ में। तो उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिलती है। पहले तो मैं कलेक्टर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि आईएएस एक टॉप पोजीशन है, वहां तक पहुंचना है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी ड्यूरिंग माय एमबीए। ओके। तो सुबह मेरे एमबीए की क्लासेस होती थी भवरकुआ में, क्योंकि मेरा डीएवी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं, आईएमएस कॉलेज की। तो वहां पर उस जर्नी में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वो जर्नी भी डिफिकल्ट थी, क्योंकि सीईटी एग्जाम क्रैक करके आपको एंट्रेंस टेस्ट करके क्लियर करके ही कुछ ही सीट्स अवेलेबल होती है। तो पहले बीबीए के लिए मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया और बीबीए इन फॉरेन ट्रेड किया डीएवीवी से। फिर एमबीए किया, फिर उसके बाद में मैं यूपीएससी की कंपटीशन की तैयारी में लग गई, कॉम्पिटिटिव। फिर उसी दौरान मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, तो मेरी जर्नी फिर अब्रॉड की स्टार्ट होती है। वो जर्नी भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। रीजन बिहाइंड दिस कि कोविड आ गया 2020 में, वीजा आने में देरी हुई, 2 बार यूएस का वीजा रिजेक्ट हो गया। तो मैं सिर्फ, आप ये कह सकते हो कि मेरी जर्नी के माध्यम से कि मैं बहुत धक्के खा खा के आगे बढ़ी हूँ। हम मतलब मेरा रास्ता, मुझे रनवे नहीं मिला। बिल्कुल ईजी मेरे नहीं मेरे था। रास्ते में जी जी। कठिनाइयाँ थी। जी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी मैंने प्रॉब्लम, फिर यहाँ आ गई। यहाँ पर मैं कोविड के टाइम पे आई, तो यहाँ पर कोविड का जो लॉकडाउन सिचुएशन थी, हम्म। इवन स्विट्जरलैंड में भी, उस वक्त की बाहर आप खिड़की में से देख रहे हो, आपको कोई नहीं दिख रहा। आप एक पराये देश में आ गए, वहां पर जहाँ पर आपका कोई नहीं कोई है। नहीं। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को कैसे इमोशनली भी स्ट्रांग रखना, फिर फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि कैसे, तो ये सब चीजें हुई। अभी उसी दौरान एक नया किस्सा शुरू होता है। उस किस्से की कहानी का आज ये नतीजा है कि उस किस्से ने, उस कहानी ने मुझे इतना डिप्रेशन दिया, इतना ज़्यादा पेन दिया, जिस पेन की वजह से मैं लड़ रही हूँ। और मैं अपने आप को उस पेन में पावर गेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर हुआ भी है तो मुझे उस चीज़ में अपनी अपनी मेरी साइड ऑफ स्टोरी मुझे लोगों को बतानी है। तो तो जैसे वही वो मैं। जो वो दर्द भरी कहानी आपकी ज़िंदगी में शुरू हुई, वो वो जो मोहब्बत का किस्सा कह सकते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो सोशल मीडिया की बात करें या रियल ज़िंदगी से आप लोग एक दूसरे से रूबरू हुए, किस तरह से वो जिस कहानी की वजह से आज आपकी ज़िंदगी में इतना दर्द है, इतना सब कुछ आप सह रही हैं, तो वो कहाँ से शुरू हुई थी वो कहानी? देखिए, स्टोरी 2021 में सोशल मूवमेंट के माध्यम से शुरू हुई, क्योंकि हम दोनों ही सोशल मूवमेंट का हिस्सा है। तो हम लोगों को कम्युनिटी के लिए पे बैक टू सोसाइटी करना था। तो इस चीज़ को लेकर पहली बार शुरुआत हुई, क्योंकि मैं आईएलओ के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर काम करने लगी थी। क्योंकि आईएलओ में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड के लेबर्स की आवाज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है यहाँ पर। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जी। तो मैंने जब यहाँ के कुछ ऑफिसर से कनेक्ट हुई, मैंने देखा कि देखो, जब मैं सफाई कर्मी की बेटी हूँ, तो सफाई कर्मियों के मुद्दों को और सफाई कर्मियों के दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि कैसे आज 4-5 बजे सुबह माता बहनें निकलती हैं झाड़ू लगाने। वो ऐसे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो,
भी मौसम में अपने बच्चों को घर पे छोड़कर वो कैसे निकलती, तो उस दर्द के हिस्से का मैं हिस्सा बनी रही, क्योंकि जब मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर अपने घर की छत पर पढ़ती थी, तो मैं मेरे हाथ में किताब होती थी, वहीं मेरे समाज की महिलाओं के हाथ में झाड़ू होती थी। सुबह वही वो लोग नमस्ते राम दुआ करके और इस तरीके से निकलती थी, तो मैं उस दर्द को देख कर आई थी, तो उनके लिए कुछ करना चाहती थी कि अगर देश में किसी तरह से उनकी आवाज को कैसे उनकी उनकी इस दर्द को मैं बुलंद करूं और इस दर्द को मैं खत्म करूं, उनकी आवाज को मैं बुलंद करूं। तो इसी किस्से को लेकर कहानी ये शुरू होती है, एक बहुत ही बोलते हैं ना नोबल कॉज के लिए, क्योंकि ये नोबल कॉज है जिसके लिए बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं सोचा था कि कोई लव स्टोरी में जाना है किसी इंसान से, और उसमें भी इस व्यक्ति के लिए ही सोचा कि ये काम अगर मैं किसी बीजेपी कांग्रेस के किसी और लीडर के साथ करूंगी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लीडर है, उससे बेटर है कि मैं एक स्ट्रगलर को ये क्रेडिट दूं वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, जिससे उसके करियर में भी चार चांद लगे और समाज के लिए एक ईमानदारी से काम हो। क्योंकि उस वक्त उस व्यक्ति की छवि वाल्मीकि कम्युनिटी में ये बनी हुई थी कि वो कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, बहुजन आंदोलन के लिए काम कर रहा है, तो बहुजन आंदोलन में सभी की भूमिका अहम होती है। फिर मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रहूं या जमीन पर रहे कोई व्यक्ति, हम सबको मिलकर समाज के लिए काम करना है। तो उसी चीज से बातचीत शुरू हुई, फिर ये सारी चीजें, फिर एक रिलेशनशिप बिल्ड होने लगी तो और कितना उनकी साइड से। कितना ऐसा टाइम लगा कि जब आप लोगों ने बात करना शुरू किया चंद्रशेखर के साथ, आपने जब वार्तालाप किया, तो कितना समय लगा आपको एक नॉर्मल दोस्त दोस्त से और एक मोहब्बत की अ, गलियारों में आपको पहुंचने में कितना एक टाइम था वो? देखिए स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स ये एक मैं ये मानती हूँ कि लव एक नेचुरल फीलिंग है, ये आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं है। आप किसी के भी दिल में जबरदस्ती प्यार डाल ही नहीं सकते हो, वरना दुनिया में इतने लोग हैं आपके आसपास से निकल जाएंगे, डजंट मैटर कि वो सुपर रिच हो कितने भी या कितने हैंडसम हो, आप ऐसे किसी के पास नहीं जा सकते हो। बिल्कुल। आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा तब तक कि आप नहीं कर सकते। तो इस कनेक्शन को बिल्ड होने में टाइम लगता है। और अगर आपका ट्रू कनेक्शन है, फेक कनेक्शन में तो आप एक दिन में किसी को भी आई लव यू बोल दोगे और रिलेशन स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बिल्कुल। वो टोटली फेक है। तो वहां पर अगर आप स्ट्रेंजर हो, मतलब आप टोटली किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हो, तो उसको समझने में, उसके साथ में आपको टाइम स्पेंड करने में टाइम लगेगा। तो बिल्कुल। वही है, फिर हमारी शुरुआत हुई सोशल मूवमेंट से, फिर हमारे जो विचार थे, दोनों की जर्नी सेम थी, विचार बहुत मिलने लगे। मतलब चंद्रशेखर को भी ये लगने लगा था कि मुझे अगर कोई इस काम के साथ अगर कोई परफेक्टली समझ सकता है तो वो है रोहिणी, क्योंकि वो मेरे काम को भी समझती है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि वो कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होता है जहां पर आपकी जर्नी मैच करती है, क्योंकि फिर तो आपको ना कहीं न कहीं अ, आपको ऐसा लगा जैसे आप अपने घर से इतना दूर थी और चंद्रशेखर से मिलने के बाद जो मुझे लगता है आपने क्या महसूस किया होगा कि आपके जो शब्द मैं बोलने की कोशिश करूँगा, कि मिला हूँ तुमसे तो मोहब्बत से भर गया हूँ मैं, कि मिला हूँ तुमसे तो मोहब्बत से भर गया हूँ मैं, और आज ज़माने बाद यूँ लगता है कि अपने घर गया हूँ मैं। तो कहीं आपने इतना दूर बैठ कर के उनमें आपने अपने आप को, परिवार को देखने की कोशिश की कि कि इतना दूर आप अकेलापन फ़ील करती थी। देखिए मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि एक आपने बताया एक एहसास है, ये किसी से भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोले कि मोहब्बत क्या है, देखिए एक ऐसा एहसास है, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, हम अच्छा-अच्छा सोचने लगते हैं, तो ये खूबसूरत एहसास है। लेकिन जब कभी-कभी कहानियों में दरार आती है, तो वो कहानियाँ कहीं न कहीं इतनी दर्दनाक हो जाती हैं कि इंसान टूटता नहीं है, पूरी तरह बिखर जाता है। जो मैंने आपके आपकी ज़िंदगी में या आपके केस में मुझे देखने को लगा है कि फ़िलहाल की जो आपकी हालत है, वो इतना टूट चुके हैं आप कि मैं समझ सकता हूँ। तो प्लीज़ आप ये खुद ही बताइए, तो फिर आगे क्या-क्या हुआ और क्या आप चाहती हैं इन फ्यूचर? देखो मैं इस पूरे कनेक्शन को ट्रू कनेक्शन समझ रही थी। मुझे लगा था कि इस व्यक्ति की हर एक बात में सच्चाई है। ये जो बोल रहा है ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, और हम लोग एक मैच्योर रिलेशनशिप में, मतलब 30s में एक व्यक्ति, ये टीनेजर लव लाइफ नहीं थी कि हाँ कॉलेज में गए बात हुई ये सब। एक ये मैच्योर रिलेशनशिप थी, और जहाँ पर मैच्योरिटी होती है वहां पर आप डिसीजन एक प्रॉपर वे में लेते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि जिस इंसान की एज 35-36 है, वो किसी रोड साइड रोमियो की तरह ट्रैप में तो नहीं फंसाएगा। अगर उसके स्टेटमेंट्स हैं कि वो मेरे साथ कनेक्शन फील करता है, वो मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है, वो मेरे साथ अपना फ्यूचर देख रहा है, तो मैंने उसकी बातों पर भरोसा किया कि कोई भी ऐसे ही नहीं आ जाएगा आपकी लाइफ में और ऐसे ही बात नहीं करने लगेगा। और फिर दूसरा और एक रीजन था भरोसा करने का, ये बहुजन मूवमेंट, क्योंकि बहुजन मूवमेंट के लिए अगर उस व्यक्ति की एक नौकरी पेशा व्यक्ति होता या बिजनेस क्लास व्यक्ति होता, बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता, तो शायद मैं सोच सकती थी कि उसके लिए ये सब चीजें। लेकिन जो व्यक्ति एक सोशल इम्पैक्ट के लिए काम कर रहा है, जो व्यक्ति एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहा है, वो ऐसे ही किसी लड़की को
जाकर ये सब चीजें नहीं बोलेगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। वो सच में उस ट्रू कनेक्शन में जाना चाहता है, या वो सच में मेरे साथ में वो ट्रू कनेक्शन। तो भरोसे की नींव यहाँ पर रखी गई, क्योंकि अभी अगर कोई लड़का मुझे फोन करके बात करेगा तो शायद मैं उसको तुरंत ब्लॉक कर दूंगी कि हु द हेल आर यू, बिल्कुल। ऐसे करके। लेकिन जब मैंने देखा, जब मैंने धीरे-धीरे समझा, फिर हमको लगा कि हमारी जर्नी कहीं न कहीं मैच कर रही है। और बहुजन मूवमेंट की खूबसूरती ये है कि इसको पेयर के रूप में ही इसको आगे बढ़ाया गया है। फिर वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, एक पत्नी के रूप में सावित्रीबाई फूले ने जो ज्योतिबा फूले का साथ दिया, जो एक महिला आंदोलन, महिला शिक्षा के लिए इस नींव को रखा, तो कहीं न कहीं ना महिला की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस आंदोलन में। उसके बाद फिर एक मैच बनता है, उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई, वो भी इस बहुजन आंदोलन का हिस्सा बना रहे। दोनों की जिंदगी में संघर्षपूर्ण जीवन रहा। फिर उनकी दूसरी पत्नी सावित्री सॉरी सविता अम्बेडकर जी का भी बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर सविता अम्बेडकर जी बाबा साहब के जीवन में नहीं होती, तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त संविधान लिखने योग्य जो एक मेंटल पीस दिया, वो एक महिला ने दिया। तो बिल्कुल। महिला का क्या कनेक्शन है, मैं आपको ये बताना चाहती जी। हूँ। उसके बाद काशीराम साहब आए। काशीराम साहब के जीवन में मायावती जी ने एक शिष्या के रूप में वो भूमिका अदा करी। तो इस कनेक्शन का इस पूरे आंदोलन में, तो वही चंद्रशेखर ने मेरे दिमाग में इस चीज का वो फीड कर दिया था मतलब आपको कि कहीं न हर कहीं युग आपको गुमराह करने की कोशिश की गई कि आपको वो सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जो पास्ट में सक्सेसफुल इंसानों के साथ रही हैं, ताकि आप उनके साथ रही है। कनेक्ट रहें। और होता है कहीं न कहीं, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर जगह लड़कियों के ही केसेस, हर तरीके के इंसान होते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो लड़के हों। बट एंड ऑफ द स्टोरी जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो उस टाइम जो तकलीफ़ होती है जिसके ऊपर, क्योंकि चंद्रशेखर का कोई ऐसा, उनकी साइड से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, बट आपकी साइड से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने बोली हैं। तो लेकिन अगर मैं शायद पढ़ाई की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, तो आप उनसे कहीं ज़्यादा शायद एजुकेटेड है, जो मुझे लगता है। फिर उसके बाद आपकी मैं सुंदरता की बात करूँ, अगर आप दोनों कहीं साथ में होंगे, तो अगर हम दुनिया से भी पूछेंगे तो आप उनसे बहुत आगे स्टैंड करती हैं, राइट? तो फिर कैसे आपको फिर भी उनसे इतना प्यार हुआ, और इतना होने के बाद भी वो आपसे दूर क्यों गए? ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि इतनी सुंदर लड़की को छोड़ कर के जाना, जो इतनी एजुकेटेड है, जो दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में अपना नाम बना रही है, तो उसको कैसे मतलब उन्होंने छोड़ा? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई जो वो दूर हुए आपसे? देखिए, स्टार्टिंग में तो चंद्रशेखर मुझे बोलते थे कि तुम मेरी ज़िंदगी का वो डायमंड हो जिसको मैं कभी खोना नहीं चाहता। शायद मेरे ये अच्छे कर्मों का फल है कि एक इतनी दूर बैठी लड़की मेरे जीवन में आई और मेरी ज़िंदगी के इस संघर्ष की साथी बनी। क्योंकि मेरा नेचर डिमांडिंग नेचर नहीं है, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मैंने ना ज़िंदगी में शुरू से बीच बीच में आपकी सैक्रिफाइस थोड़ी करना। सी आवाज़ स्लो हो जाती है कभी कभी ना, शायद नेट की वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है बीच में। जी। अच्छा, हम्म। तो शुरू से ही मैंने ये एयरपोर्ट्स हटा लूँ क्या शायद? हाँ, हटा सकते हैं आप अगर चाहें तो। हुँ। मुझे लगता है कि शायद इसकी वज़ह से जी जी। प्रॉब्लम हो रही है। अभी आवाज़ आ रही जी है? जी जी। तो बेसिकली इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं लगा चंद्रशेखर को कि ये, अब मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मेरा ना हमेशा गिविंग नेचर है, मतलब कि मैं देना जानती हूँ। मेरे छोटे भाई बहन है, उनको प्यार देना, उनको चीजों की जरूरतें पूरी करना, माँ बाप की गरीबी सहना। तो सेम मेरा जो बिहेवियर था वो चंद्रशेखर के साथ भी ऐसे ही था। मतलब मैंने कभी उनसे कोई डिमांड नहीं करी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, जो नॉर्मली लड़कियों की होती है। बल्कि मैं तो सिर्फ उससे फोन पे बात हो गई हमारी, वही मेरे लिए एक कंप्लीटनेस लगती थी कि यही ठीक है, इतना ही ठीक है। तो वो चीज रही, तो उनको वो चीज बहुत अच्छी लगती थी कि आज के जमाने में एक विदेश में बैठी लड़की जो मेरी हर एक प्रॉब्लम को इतनी डीपली समझती है, तो वो कनेक्शन, अब मैं नहीं जानती थी कि वो कनेक्शन उनकी तरफ से पूरी तरह से फेक था, वो रियल नहीं था। क्योंकि रियल होता तो फिर टूटता नहीं ना। रियल तो मेरी साइड से था जो टूटा नहीं कभी। बिल्कुल। वरना देखो, जिंदगी में किसी की भी, मैं आज स्विट्जरलैंड में बैठी हूँ, इंटरनेशनल लड़के मेरे आसपास है, मेरे लिए ऐसे इतना इजी होता मूव ऑन करना। ना मेरे ऊपर किसी की फाउंडेशन है, ना मुझे किसी ने रोका है। मेरे तो पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि फॉरेनर लड़के से शादी कर, पर शादी कर, किसी से भी शादी कर। अपनी जिंदगी को इतना मतलब ऐसे मत डिप्रेशन में रखो। क्योंकि मेरे माँ बाप जानते हैं कि मैंने शुरू से गरीबी देखी है। घर की बड़ी बेटी होने के साथ साथ माँ बाप की गरीबी का हिस्सा बनी रही हूँ हमेशा। तो वो बोलते थे, बेटा अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आए, अब तुम लाखों में कमाती हो, अब तुम खुश रहो, बिल्कुल। घूमो, अपना जीवन साथी चूज करो। लेकिन अब देखो ना, मेरी जिंदगी की इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद आज भी मैं अगर डिप्रेशन में हूँ
या मैं किसी भी तरह से इस चीज को फेस कर रही हूँ, तो वो पेन कितना होगा। आपने कहा कि चंद्रशेखर की साइड से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जिसको धोखा मिला है, जिसने तकलीफ सही है, वो बोलेगा, या फिर वो इंसान बोलेगा जिसको कभी कुछ पेन मिला ही नहीं। मेरी तरफ से तो मैंने चंद्रशेखर को कभी कोई पेन दिया ही नहीं। मैंने तो उन्होंने कहा कि रोहिणी इस चीज में समझो, मैंने समझा, रोहिणी ये चीज हो। शायद जो चीजें मुझे समझनी भी नहीं चाहिए थी कभी एज अ वुमेन, मैंने वो भी समझी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा जो ये त्याग है वो एक अच्छे काम के लिए, एक नोबल कॉज के लिए है, बहुजन आंदोलन के लिए है। और अगर लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन करने का सौभाग्य अगर हमें मिला है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ये सोच के साथ आगे बढ़ती रही, ये सोच के साथ चीजें चलती रही। अब बाद में पता चलता है कि एक व्यक्ति, एक छोटी सी सफलता, मतलब जो सपने हमने सजाए थे, हम तो चाहते थे कि देश के सर्वोच्च पद पर वो बैठे। और मैं आपको ये एक बहुत ही ट्रू फीलिंग है कि मैं चंद्रशेखर को सुबह 5 बजे उठ के एक शपथ दिलवाती थी 2021 से। वो शपथ का मैंने स्क्रीनशॉट शेयर भी किया कि लोगों को भरोसा हो मेरी बात पे, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मैं ये बोलती थी उनको, ये सिखाती थी कि आज अगर हम जो सपने सजा रहे हैं उसको हमें पूरा करने के लिए सब, तो वो उनके कई ऐसे फोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें वो, और मैं इस पूरी जर्नी की मेमोरीज कलेक्ट करती थी, इसीलिए मेरी एल्बम में हजारों फोटोज उनकी मिलेगी। क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जब हमारी लव लाइफ कैसे शुरू हुई है स्विट्जरलैंड से, तो मैं हर एक चीज को ना मेमोरी की तरह सेव करती थी। उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करना, एक लव फीलिंग, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जब आप रोज एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, आप मिल नहीं रहे हो, तो आपके पास क्या है? यही तो है मेमोरीज में। आपने देखा होगा कि जिन फौजियों की जो फौजी जाते हैं लड़ने, या फिर जिनके रिलेशन, आपने देखा होगा कोई कनाडा में जो पंजाबी के हस्बैंड्स बाहर होते हैं या बॉयफ्रेंड, वो सब लड़कियां स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सॉन्ग के साथ रील्स बनाती हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल, बिल्कुल सब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग मुझे आप इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपने क्यों कैप्चर की, आपको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उस वक्त तो हम प्यार में थे ना, उस वक्त तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तो मेरे लिए तो वो फर्स्ट लव और फर्स्ट फीलिंग वो वाली थी ना, मेरे लिए तो वो स्पेशल फीलिंग। तो यहाँ पे मैं, जैसे आपने फर्स्ट लव की बात की, मतलब चंद्रशेखर आपके पहली मोहब्बत आपकी चंद्रशेखर के साथ हुई, कभी और आपकी कॉलेज स्कूल लाइफ में कभी नहीं ऐसा कोई लड़का आया जिससे आपको कभी मोहब्बत हुई हो, राइट? नहीं 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 नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में पहला व्यक्ति जो चूज किया अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा एक रिश्ता हुआ था 2016 में, वो मेरे पेरेंट्स ने किया था। एक समाज का लड़का है, वाल्मीकि कम्युनिटी का, तो उसको आप लव नहीं बोल सकते। तो क्योंकि लव की जो फीलिंग थी ना मेरी, वो चंद्रशेखर के लिए रही, और वो इसीलिए कि नहीं, विदाउट एनी फाउंडेशन। तो मैंने वो एक्सपीरियंस, अदरवाइज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते नहीं है, शादियां टूट जाती है लोगों की। विदेश की चकाचौंध वो हवा है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देती। लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं विदेश जाने के बाद। तो फिर मैं एक व्यक्ति के संघर्ष की साथी क्यों बनी रही? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लव, कि कहीं ना कहीं एक वो लव रिलेशन, वो कनेक्शन, और लगता था कि एक महापुरुष, एक योद्धा को तैयार करने में मेरी भूमिका है। तो इसीलिए मेरा डिवोशन भी बहुत ज्यादा था। मतलब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाती थी चंद्रशेखर के लिए। वो रात में सो जाएंगे लेकिन मैं जागकर उनके लिए काम करती थी। उनको बनाने की वो शिद्दत थी मेरे अंदर की, शायद इस दुनिया में वो शिद्दत कोई नहीं दिखा सकता। तो वो ये बात खुद बोलते थे। रोहिणी, कितने साल तक आप लोग की ये मोहब्बत की जो किस्से थे, कितने साल तक आप दोनों एक साथ रहे हैं? 2021 से 24 तक। ये जो 100% जो हम दोनों का जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है वो इनके सांसद बनने के बाद। क्योंकि सांसद बनने के पहले झगड़े होते थे, लेकिन नॉर्मल, फिर वो एक दूसरे को रूठना मनाना जो एक नॉर्मल रिलेशन में होता है। उसके पहले भी चीजें हुई, लेकिन उस वक्त तक चंद्रशेखर को मेरी इतनी जरूरत थी और इतना साथ रहने की, मैं अगर उनको कुछ बोल भी दूंगी ना गुस्से में, तो भी वो रात में मुझे फोन करके मनाएंगे ही मनाएंगे। और 100% यही होता था कि लड़ाई होती थी तो हमेशा उनकी तरफ से ही इनिशिएट किया जाता था कॉल। और मैंने आपकी एक अभी हाल ही में एक पोस्ट देखी थी, आपने लिखा था श्री अमित शाह जी जो हैं उनके बारे में भी आपने कुछ लिखा था कि आपने उनको कोई सुरक्षा दिलाई या कुछ, तो सुरक्षा वगैरह का कुछ तो आपने कुछ बोला था। तो वो क्या, कैसे आप कनेक्शन कहती हैं कि चंद्रशेखर के बीजेपी के साथ कोई कनेक्शन है? ऐसा आपने आपकी जो सोशल मीडिया वहाँ पर मुझे देखने को मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, देश में ना संघर्ष करने वालों को सत्ता का साथ नहीं मिलता, ये बिल्कुल फैक्ट है। सत्ता में रहने वाले लोग कभी भी संघर्षशील लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर सत्ता में रहने वाले लोग किसी संघर्षशील व्यक्ति को
उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वाई प्लस सुरक्षा दे रहे हैं, उसको टाइपेड बंगला दे रहे हैं, उसको हर एक चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी पार्टी पॉलिटिक्स में हेल्प कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति करप्ट हो गया है। क्योंकि आपने क्रांतिकारियों की कहानी से लेकर आज तक अगर हमारे देश के क्रांतिकारी बिके होते अंग्रेजों के हाथ, तो क्या उनकी मौत होती कभी? बिल्कुल। नहीं। लड़ने वाले लोगों का की राह हमेशा कठिनाइयों वाली होती है। उनको उनको रनवे नहीं मिलता कभी भी, उनको कभी भी ना रेड कारपेट नहीं मिलता है। ठीक है? बिल्कुल। तो जहाँ पर कहीं न कहीं अगर आपको कहीं न कहीं आपको सत्ता का इतना साथ मिल रहा है कि आप पहले सांसद, आप निर्दलीय हो क्योंकि आपकी राष्ट्रीय पार्टी का आपके पास कोई टैग नहीं है, तो आपको निर्दलीय सांसद माना जाएगा। एक निर्दलीय सांसद को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे लोगों के साथ में एक बंगला अलॉट हो रहा है, दिस इज़ वेरी अनकॉमन, कभी नहीं होता ऐसा। बिल्कुल, हाँ, ये कोई आप रूलिंग पार्टी के भी सांसद नहीं हो आप, ना ही आप अपोजिशन जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी उसके सांसद हो। आप एक निर्दलीय सांसद हो जिसकी आपकी पॉलिटिकल करियर लास्ट 4 इयर्स 5 इयर्स से बना है और लेकिन आपको आपको अगर मालूम है इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रोहिणी, लेकिन जिस तरीके की आपकी ये पोस्ट वायरल हुई थी, उसे देख करके मतलब काफ़ी राजनीति के गलियारों में काफ़ी बहस का भी ये विषय बना, क्योंकि चंद्रशेखर को लोग सोचते थे कि वो मायावती जी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बीजेपी के साथ नाम जोड़ा है, तो लोगों को मतलब लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि देखो, जब हमें तो अंदर से किसी का मालूम नहीं, हम सिर्फ इंसान को सामने से देखते हैं, वो रियल लाइफ में क्या कर रहा है, किसके साथ उसके कनेक्शन है, वो तो एक फैमिली मेम्बर या फिर जिनसे उनकी दोस्ती होती है, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, उनको सही तरीके से मालूम होता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि शायद काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि उनकी जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, कि आपको किसी दूसरी पार्टी ने उकसाया है कि आप उनकी जो इमेज है उसको खराब करें, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, ये नॉर्मल है, कोई भी लड़की लड़ने खड़ी होगी ना, हम्म। तो उसको सबसे पहले आरोप लगेगा कि वो ब्लैकमेल कर रही है, दूसरा आरोप उसके ऊपर लगेगा कि ये षड्यंत्र कर रही है, तीसरा आरोप उसके ऊपर ये लगेगा कि वो राजनीति कर रही है। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा कि उस लड़की का दर्द है। जो लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है, जो लड़की अपने सम्मान के लिए लड़ रही है, जो अपनी इज्जत को दांव पे लगा रही है, क्या ये 3 कैटेगरी की चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी? नेवर। बिल्कुल। कोई भी सम्मानीय लड़की, इज्जतदार आत्मसम्मान रखने वाली लड़की कभी भी इन 3 चीजों की वजह से नहीं लड़ेगी, और जो लड़ती हैं ऐसी चीजों की वजह से उनका कभी भी समाज में सम्मान नहीं होता। कई लड़कियां आई, देखो, ब्लैकमेलिंग आज निकल पकड़ाई जाएगी, षड्यंत्र आज निकल पकड़ाया जाएगा, राजनीति आज निकल, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आज हो सकता है कि वो पर्दा हो उसके ऊपर ना पता चले, लेकिन भविष्य में तो पता चलेगा। और जब भविष्य में पता चलेगा तो उस लड़की की इमेज क्या होगी? जीरो। बिल्कुल। कि देखो, हमने तो कहा था पैसों के लिए कर रही है, हमने तो कहा था राजनीति के लिए कर रही है। लेकिन तो वही चीज आपके तो आपके इस स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बताता हूँ, यूपी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम से मायावती जी मतलब काफ़ी दूर थी, उनका कहीं चर्चा में नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप की बातें सामने आई हैं, अभी अगर देखा जाए तो मायावती जी की जो इमेज है और मायावती जी की जो बातें हैं वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गई हैं, जो काफ़ी टाइम से मतलब वो नहीं थी राजनीति में, मतलब एक तरह से उन्होंने गैप लिया हुआ था या कहीं भी थी वो। बट अभी अगर मैं कंपेयर करूं चंद्रशेखर जी से और मायावती जी की बातों को, तो मायावती जी अभी काफ़ी आगे आ चुकी हैं। जब से आपने ये सारी चीज़ें कही हैं, तो आपकी क्या मायावती जी से बात है, कुछ इस बारे में कभी कुछ बात हुई है? नहीं, मेरी बहन जी से कभी बात नहीं हुई है, और शायद ये मैं अपने आप का ये वो दुर्भाग्य मानती हूँ कि अभी तक मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। कोशिश की थी जब मैं इंडिया आई थी कि एक बार तो एक वो महानायिका के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मुझे मिले, लेकिन वो नहीं संभव हो पाया, और भविष्य में हो सकता है कि मैं बहुत जल्द उनसे मिलूं, आशीर्वाद लूं। लेकिन मेरा कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही नहीं है किसी भी लेवल पर। कोई एक सिंगल लीडर की बात मैंने आज तक कभी ना मेरी बात हुई है, ना मैंने उनकी कोई बात सीखी। मेरा जो व्यक्तित्व है, जो मेरा स्वाभिमान है, वो कभी कोई खरीद ही नहीं सकता है। अगर मुझे कोई, फॉर एग्जाम्पल, अगर मोदी जी भी फोन करके बोले ना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ रोहिणी, तुम्हें ये करना है, और अगर वो चीज मुझे सही नहीं लगती, मैं बोलूंगी सॉरी मोदी जी, मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये मेरे व्यक्तित्व को, क्योंकि एक इंसान अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता नहीं कर सकता। क्योंकि आज निकल अगर मैं अपने आप को इस बहुजन आंदोलन की नायिका के रूप में देखती हूँ, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं महिला सम्मान के लिए पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में लड़ाई लड़ूंगी, जो आज 21वीं सदी की महिलाओं के लिए, तो मैं अपने आप को कभी भी किसी भी कंडीशन में करप्ट कर ही नहीं सकती, ना
चीजें कभी भी अमूल्य नहीं होती है। और जो व्यक्ति अमूल्य होता है, जिसका मोल होता है, जो प्रीशियस होता है, उसको दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। बिल्कुल। पहली चीज। हम्म, रही बात बहन जी की, आपने कहा कि बहन जी का अभी कुछ समय से बहुत ज्यादा अच्छा, तो विच इज गुड। अगर आप एक नाम बता दीजिए जो बहन जी को महिला के संघर्ष के रूप में, सक्सेस के रूप में कोई एक नाम टक्कर दे पाए। एक भी महिला नहीं है देश में जो इतने निचले स्तर से उठकर सर्वोच्च पद पर गई, और बिल्कुल आज भी बहन जी का स्टारडम वो है कि उनको देखने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं। बिल्कुल उसका बिल्कुल। एग्जाम्पल हमने देखा जी अक्टूबर में। एक महिला ने, कितना डिफिकल्ट होगा उस एज में जब उन्होंने अपनी शादी ना करने का फैसला लिया, माँ बनने ना बनने का फैसला लिया, अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। क्या वो आसान था कि एक बिल्कुल। महिला के ये लिए? कभी नहीं मतलब होता। पूरी पूरी लाइफ अपना एक तरह से दुनिया के लिए न्यौछावर कर देना कोई आसान बात नहीं है। तो बिल्कुल। तो जी तो मैं वही कहूंगी, तो उसको चंद्रशेखर जैसे लोग आकर कहीं पर भी किसी भी तरह का उस इमेज को और उस संघर्ष को डेंट नहीं लगा सकते किसी लेकिन भी कहीं ना तरीके से। कहीं जैसे जब से आपने चंद्रशेखर के बारे में ये सारी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इनडायरेक्ट रूप में मायावती जी को इस चीज़ का बेनिफिट्स मिला है। क्योंकि देखिए, जो लोग पहले मायावती जी के जो साथ थे वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए थे चंद्रशेखर के साथ। लेकिन अब आपकी इन बातों से देखिए, कोई भी होता है जब एक लड़की किसी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाती है, तो एक परिवार में बैठी हुई महिलाओं के माइंड में, बच्चों के माइंड में, और परिवार के जितने सदस्य होते हैं सबके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती हैं। क्योंकि देखिए, जिसका कैरेक्टर में कहीं ना कहीं दाग लग जाता है, लोग उससे दूर जाना पसंद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बातों से वो सब चीज़ें सामने आई हैं। और मुझे लगता है कि आपके आने से शायद मायावती जी को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है। तो आप इस बात को किस तरह से देखती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, बेनिफिट उनको उनके संघर्षों से मिल रहा है। उन्होंने जो संघर्ष किया उसका फायदा है। ये हमारा जो किस्सा है ये बहुत ही माइनर, एक बहुत ही छोटा किस्सा है। और इस तरह की चीजों का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है कि मेरे बोलने से कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में कहीं चार चांद लगे या वो आगे बढ़ी है। नहीं नहीं। नहीं पड़ता है। वो तो देखिए, मैं उनका। आपको रोकते हुए बोलूंगा, देखिए रोहिणी जी, पर आप एक बात देखिए, अभी मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा हूँ किसी इंसान के ऊपर। एन एग्जाम्पल, मैं सोचता हूँ कि मुझे चंद्रशेखर को ही वोट देना है, उनके उनके उनको ही फॉलो करना है, उनके नक्शे कदम पे मुझे चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई लड़की आती है और वो उनकी सारी कुछ इस तरीके की बातें बताती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है। तो जो मेरे माइंड में उनके ऊपर 100% ब्लाइंड ट्रस्ट था, वो कहीं ना कहीं टूट के वो 50 में चला जाएगा। बातें सच होना नहीं होना वो बात का मुद्दा है, लेकिन वो होना, वो माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक की चीज़ है कि यार ये ऐसा हो सकता है। तो अब मुझे दो लोगों को ही के पास ही जाना चाहिए, वो मायावती जी के पास या चंद्रशेखर जी के पास। लेकिन अगर एक इंसान के बारे में मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे लग जाता है कि इस इंसान ने यहाँ पे कोई गलती की है, तो मैं उसको, मेरे माइंड में दुविधा आ जाएगी कि मैं इनको वोट दूं कि मायावती जी को दूं। पहले मेरा फोकस सिर्फ चंद्रशेखर के ऊपर था, अभी मेरा फोकस दो इंसानों के। तो आपकी बातों से बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने बदलाव किए हैं। अगर ऐसा नहीं था तो मायावती जी इतने साल से क्यों, मतलब थोड़ा गायब थी इस राजनीति से? नहीं, देखो, रीजन बिहाइंड दिस कि फेक प्रोपोगंडा, फेक पर्सनालिटी, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होती है। आज मैंने आपको वही तो कहा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ या मेरी कहानी में 1% भी झूठ है, तो आप सोचोगे मेरी इमेज तो हमेशा के लिए स्पॉइल हो गई, फिर उस इमेज को मैं बिल्ड ही नहीं कर सकती। सेम चीज अभी चंद्रशेखर के साथ हुई। उन्होंने फेक पर्सनालिटी, फेक प्रोपोगंडा चलाया, हम्म, जिसका पर्दाफाश कहीं ना कहीं नेचुरली यूनिवर्सल पावर के थ्रू हो रहा है। मैं तो शायद उसका एक बस हिस्सा बनी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने षड्यंत्र रचे बहन जी को भी खत्म करने के, उनकी राजनीति, उनकी सत्ता को खत्म करने के, उनके वर्चस्व को खत्म करने के। इसीलिए तो इतनी जल्दी एक्सपोज हो गए। अदरवाइज अगर वो ये सब एक्शंस नहीं लेते तो ये रिएक्शन कभी आता ही नहीं ना। ये बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन है। किसी ने उनके साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया है, कोई नई चीज नहीं हो रही है। जो उन्होंने किया है वही तो समाज के सामने सच आ रहा है। अगर वो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट करते ही नहीं, तो क्या एक उनकी जो सोलमेट, जिसको वो बोलते थे कि मेरी सोलमेट हो तुम रोहिणी, मतलब जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक के रोहिणी और चंद्रशेखर का साथ कभी अलग नहीं हो सकता। आज वही लड़की अगर उनके लिए इतनी बड़ी दुश्मन बन के खड़ी हुई है, तो ये उनके एक्शन का रिएक्शन है, बिल्कुल। ना कि कोई और चीज है। अगर लेकिन वो इतना कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ना, जो जितनी पब्लिक है वो थोड़ा परेशान इसलिए है। एक तरफ लोगों के माइंड में ये था कि ये मायावती जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। दूसरा, बीजेपी उनकी बिल्कुल एंटी पार्टी थी। बट आपकी बातों से मतलब खलबली मच गई है
क्योंकि आपका कहना है कि बीजेपी उनको इसलिए सपोर्ट करती है कि कुछ देखो कुछ ना कुछ लालच होगा तभी इंसान किसी को सपोर्ट करता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है उनको क्यों सपोर्ट करती है? देखिए, जिनके पैरों में कहीं न कहीं बेड़ियाँ बंधी है ना, वो उड़ नहीं सकते। और मैं हूँ या कोई भी हुआ। कहीं न कहीं मैं इसमें इस वस्तुस्थिति को समझती हूँ चंद्रशेखर की, कि उनके ऊपर ना इतने केसेज़ हैं कि उनको कभी भी जेल में डाल दिया जा सकता है। अब या तो वो सॉरी अब या तो वो अपना आगे का जीवन जेल में काटे, या जी। फिर वो करप्ट होकर और किसी ना किसी तरीके से किसी और पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर समाज को धोखा दे। तो उन्होंने सेकंड रास्ता चूज किया। अब उनके अंदर ये डर है कहीं ना कहीं। अब वो मॉनेटरी डर भी होगा और ये जेल जाने का भी डर होगा। अब देखो ना, समाज के विश्वास को तोड़कर अगर एक व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है, तो ह्यूमन नेचर उसी तरफ जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं जेल जाने से बच रहा हूँ, मैं सांसद बन गया, मुझे वाई प्लस सुरक्षा मिल गई, मुझे टाइपेड बंगला मिल गया, आज मैं राजा की जिंदगी जी रहा हूँ। क्या हो गया, समाज में नेता तो आते हैं, सभी धोखा देते हैं, मैं एक और खड़ा हो गया। लेकिन वहीं पर अगर वो कुछ इसके अपोजिशन में रहते, अपोज करते इन चीजों को कि नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन मैं अपनी समाज को के विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मैं संघर्ष के रास्ते पे चलूंगा, चाहे मुझे 5 साल और जेल काटनी पड़े। मेरी उम्र क्या है, अभी 35 साल की है, हम्म। 5 साल और जेल जाऊंगा 40 साल में। तो हमने आप देखा ये ना कहना नेल्सन चाहते हैं मंडेला कि 29। आप ये कहना चाहते हैं जो मुझे आपकी बातों से महसूस हुआ है कि वो बीजेपी के पास इसलिए आए हैं ताकि उनको जेल में ना डाला जाए, ताकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनसे वो बरी हो जाएं। बट अगर मैं बात करूं, आपकी एक ऐसी वीडियो भी है, ऑडियो थी शायद, कि वो जो मायावती जी के लिए कुछ अपशब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो क्या था? और देखिए, आप अपने ही समाज की किसी लेडी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, किसी लड़की के बारे में किस तरह बोल सकते हैं, जबकि आपको पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है? तो वहाँ पर आपका कभी आपको आपका दिल नहीं टूटा कि मतलब जो इंसान मायावती जी के लिए गलत बोल सकता है, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप उनकी मोहब्बत थी या आप उनकी प्रेमिका थी, वो आपके साथ भी इन फ्यूचर चल के गलत कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जानती थी ऐसा होगा, लेकिन उस ऑडियो में आपने सुना होगा मेरी भी भूमिका क्या है। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने शब्द और अपनी चीज़ों को ऐड कर दी। वो 1 साल पहले की रिकॉर्डिंग है, 2024 की। जी। तो उसमें उस बात को तो हम एआई तो अभी आया है, कुछ जी। भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और 99% लोगों को पता है कि वो एकदम और नेचुरल एआई का ऑडियो मैं है, उसमें बताता हूँ, कोई। एआई का अगर आप जिस लेवल पे बातें कर रहे हो ना, एआई का मालूम हो जाता है कि वो सब चीज़ें पता लग जाती है क्या एआई है और क्या रियल है। तो वो जहाँ तक मुझे लगा वो सब रियल ही है। उस बात को तो मैं मैं अपने एग्री। करियर पे इतनी बड़ी अपने करियर जो मेरा अभी नया शुरू ही हुआ है, अभी तो मैंने पैर ही रखा है। आपको लगता है कि मैं किसी फेक प्रोपेगेंडा के थ्रू अपने इस पूरे करियर को स्पॉइल करूंगी? नहीं नहीं मैं नहीं नहीं। कोई एआई की चीजें अपनी समाज के महापुरुषों को, जिनको मैं मानती हूँ, जिनके रास्ते पर मैं चल रही हूँ, उनकी ऐसी कोई ऑडियो लीक करूंगी जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं उनका भी अपमान होगा, बिल्कुल। समाज का अपमान होगा? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई तो भी व्यक्ति इतना बड़ा रिस्क लेगा। रोहिणी जी, अगर ये देखने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद चंद्रशेखर फिर से आपके पास आते हैं तो आप क्या उन्हें अपनाएंगी, या आपके दिल में अब दरारें आ चुकी हैं? अब क्योंकि देखिए, आपने जैसे बताया कि वो आपकी पहली मोहब्बत है और इंसान पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है। तो अगर वो वापस फिर से आपके पास आते हैं, क्या आप उन पे उसी तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाएंगी कि हाँ, जो आपने उनसे इतने सालों से मोहब्बत की बातें की हैं, क्या आप उनको कंटिन्यू कर पाएंगी, या अब आपके दिल में वो विश्वास, वो मोहब्बत, वो ट्रस्ट नहीं है? नहीं, अब ऐसा कुछ भी बचा नहीं है। ये इस लड़ाई के थ्रू ही मैंने एक्चुअली, पता है, चंद्रशेखर ने खुद मुझसे अपनी नफरत इतनी ज्यादा करवाई। अगर वो 6 महीने से जो चीजें हुई है, अगर वो नहीं होती तो शायद ये नफरत भी कभी उस लेवल पर नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति ने खुद मुझे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। और अब मैं अपनी जिंदगी के उस लेवल पे खड़ी हूँ कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो मोहब्बत तो बहुत छोटी चीज है। अब मुझे वो काम करके दिखाना है, क्योंकि देखो, इस आंदोलन में हर किसी को वो भूमिका नहीं मिलती जो भूमिका मुझे मिल रही है, जो मुझे आने वाले समय में मिलेगी। तो मोहब्बत तो क्या, हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए, अपना बिल्कुल। घर परिवार सब छोड़ दिया। तो वो मैंने अब त्याग दिया है। अब वो त्याग त्याग होता है और ये त्याग एक बार ही होता है। तो बिल्कुल। मैंने बिल्कुल। अपने अपने दिल पर, अपने मन पर, अब अपने आप को मैंने उतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब मैं इस रास्ते पर चल पड़ी हूँ। अब इसमें कोई भी किसी भी तरह का इफ बट नहीं होगा। वो आए, वो जाए, वो क्या करे, वो क्या बोले, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है। हो सकता है कि इस जीवन में मेरी कुर्बानी ये थी कि मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, मुझे उसी को सबसे पहले कुर्बान करना पड़ेगा, तब मुझे आगे बढ़ने की राह। तो मैंने कर दी, वो चीज दे दी कुर्बानी, और वो चीज खत्म कर दी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो गलत व्यक्ति का साथ देने का
तो जैसे रोहिणी, अ, अ, जब हम किसी के साथ मोहब्बत में आते हैं तो हमारे ना बहुत वादे होते हैं कि हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप 3 से 4 साल उनके साथ रही हैं। तो आप रियल लाइफ में कभी आपकी मुलाकात हुई है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे? नहीं मिले हम लोग तो, मैं जब भी इंडिया आती थी हम मिलते थे, हम साथ में रहते थे, वहाँ पे मिलते थे, मुलाकात तो हुई है हमारी। और ये जो शादी बच्चे ये तो नॉर्मल है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, लव में हो, तो ये मुझसे ज्यादा सपने चंद्रशेखर ने सजाए थे कि हमारी शादी होगी, ऐसे होगी, क्योंकि एक्चुअल में चंद्रशेखर की शादी कभी हुई ही नहीं है। मतलब ये रिचुअल्स के साथ में कोई भूमिका, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जो उन्होंने मुझे हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम दिया, और वो भी एक ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे जिसको उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना समाज के सामने ना लोगों के सामने। इसीलिए किसी को पता ही नहीं था कि उनकी शादी हुई है। तो उनका सपना था कि मैं भी दूल्हे की तरह तैयार हूँ, रेडी हूँ, मेरी भी बारात हो, मैं भी शादी करना चाहता हूँ एक जिंदगी में। तो वो सपने मेरे साथ देखते थे, वो बोलते थे। तो वो बोलते भी थे कि रोहिणी, हम दोनों इतने बुद्धिजीवी, तो हमारा बच्चा भी बहुत ही अच्छा पैदा होगा जो आगे चलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। तो ये सब चीजें तो चलो ये डिस्कशन का पार्ट रहा है, तो वो बोलते तो थे ये सारी चीजें। तभी तो इतना भरोसा हुआ कि एक आदमी इतना आगे की सोच रहा है, एक व्यक्ति इतने लेवल पर मेरे लिए सोच रहा है कि हम दोनों। वो बोलते थे कि जब रोहिणी हम मंच पे बैठेंगे ना, जब हम इस आंदोलन की भूमिका, तो ये पूरा समाज हमारे साथ खड़ा होगा, लोग हम पर भरोसा करेंगे। और जब निकलेंगे, क्योंकि मैं चंद्रशेखर को एक चीज हमेशा सिखाती थी हम्म। कि कभी भी लालच मत करना, पैसों का और सत्ता का। अगर आपने ये दो चीजें नहीं की ना, हम बहुत आगे जाएंगे। हमें ना संघर्ष करना है, हमें जमीन पे उतरना है। मैं उनको ये बोलती थी, मैं स्विट्जरलैंड की अपनी ये पूरी लाइफ, फर्स्ट लाइफ सब छोड़ के आ जाऊंगी वहां पे, और हम निकल पड़ेंगे, क्योंकि इस बहुजन आंदोलन में ना ईमानदार नेतृत्व की बहुत जरूरत है, ये तो मैं जानती हूँ। बिल्कुल, तो रोहिणी जी, जैसे आपने कितनी बार आप लोग मिले हैं? मतलब कई बार मिले हैं, अब अगर तो उसको मैं एक मैं ऐसे नंबर्स में तो नहीं बता हाँ, सकती। आपसे मैं एक बड़ा ही इंटरनल सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। जब आप उनके साथ रिलेशन में थी, बड़े बड़े सपने देखे गए, बड़े बड़े वादे किए गए, जब आप एक दूसरे से मिले तो क्या कभी मतलब आपके बीच में वो चीज़ें हुई जो एक प्रेमी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होती है, जिसको बोलते हैं शारीरिक संबंध? क्या कभी आपके उनके साथ शारीरिक संबंध हुए हैं या फिर आपकी मोहब्बत थोड़ा दूर थी उन चीज़ों से? क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे 2025 में रह रहे हैं, तो 2025 में हम देखते हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज आते हैं। तो क्या कभी आपके और उनके साथ शारीरिक संबंध हुए हैं या वो वहाँ तक आप नहीं पहुँचे थे? है ये काफ़ी आपका पर्सनल सवाल है, तो लेकिन फिर भी जनता जानना चाहती है। जी। हाँ, कई बार इसीलिए तो उस चीज का लगा भी है ना एलिगेशन कि आपने झूठ बोलकर रोहिणी जी आप इस देखिए, मैं रिलेशन में। आपको बीच में रोकते हुए की बात बोलूँगा। जब किसी इंसान के साथ आप इतना क्लोज चले जाते हैं, बंद कमरे में, देखिए जब हम किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो फिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचता है। देखिए आप, जब कोई लड़की अपना शरीर, अपनी ज़िंदगी किसी मर्द को, किसी लड़के को न्यौछावर कर देती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी पीड़ा उसके दिल में होती है, कितनी पीड़ा उसकी ज़िंदगी में होती है। तो आपने जब उनके साथ इतना क्लोज गए, ये सारी चीज़ें हुई, तब आपको क्या लगता था कि ये इंसान आगे चल के आपको कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ देगा? क्योंकि ये कभी स्टेटमेंट देने के भरोसा नहीं बाद कल अगर आपकी कहीं पर शादी होती है, कल आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का आता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड बनता है, तो उसके माइंड में एक कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएंगी बातें कि जिनसे मैं शादी करने वाला हूँ ऑलरेडी उनके साथ। देखिए, होने के लिए बहुत लोगों की पर्सनल होती है, बट आपने ये इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि आपके और उनके फिजिकल संबंध रहे हैं। अब आप इस बात को कैसे सोचते हैं कि कल अगर आपकी कहीं शादी होती है, जो आपके हस्बैंड होंगे या जो आपके बॉयफ्रेंड बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बुरी लगेगी, ये बात बुरी लगेगी कि जो जिनके साथ मैं रह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी किसी के साथ इतना आगे बढ़ चुकी थी। तो क्योंकि आप अच्छी एजुकेटेड हैं, सब कुछ है, तो आपने ये जो सब कदम उठाए और अब आके आप क्या चाहती हैं, सरकार से आप क्या चाहती हैं इतना होने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवालों, बहुत सारे सवाल एक साथ करे जी। आपने। मैं आपको सिर्फ़ इतना एक बात कहना चाहूँगी कि 30s में हम्म। जो लड़कियों के साथ बिट्रेयल होता है, हम्म। वो उनसे ज़िंदगी में शादी का और भविष्य का सपना छीन लेता है। मेरी बिल्कुल। तरह ना 30% वुमेन ऑफ द वर्ल्ड आज शादी नहीं करना चाहती। ये रेशियो 30% हो गया है। अभी रिसेंटली अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि दुनिया की 30% महिलाएं शादी नहीं करना चाहती। वो इसी तरह के धोखे के बाद ही ये फैसला करती हैं। क्योंकि देखो, अगर ये टीन एज में मेरे साथ ये धोखा होता तो शायद मैं हील करके उसको बिल्डअप करके आगे बढ़ सकती थी। लेकिन जो धोखा मेरे साथ हुआ है, वो मेरी तकलीफ कब हुई है, 30s में। तो अब मैंने अपनी जिंदगी से शादी का सब्जेक्ट ही त्याग दिया कि मुझे शादी अब किसी से नहीं करनी, कभी नहीं करनी, ना मुझे आगे बढ़ना है। तो
पहला रीजन तो ये है कि इमोशनली जो ड्रेन, इमोशनल डिप्रेशन मैंने जो फेस किया है, एंजाइटी अटैक जो मैंने वक्त देखा है ना, मेरे मतलब हाथ पैर कांपते थे, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था और मैं बेड पे पड़ी रहती थी 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, रात दिन। मैं जॉब छोड़ दी थी मैंने यहाँ पर। 6 महीने तक मेरा वो वक्त निकला है कि मैं पानी पी के, चाय पी के, कॉफी पी के ऐसे टाइम निकाल रही थी। तो मेरा फेस भी मेरे पेरेंट्स ने जब देखा, अब जब इतना पेन मैं देख चुकी हूँ, तो अब मैं किसी और से वो कनेक्शन, पहली बात तो होगा ही नहीं। वो लास्ट कनेक्शन था मेरा, वो खत्म हो गया उस व्यक्ति तक। तो अब मैंने अपने आप की जिंदगी को किस चीज में झोंक दिया? समाज के लिए। कहीं ना कहीं अब बचा हुआ जीवन है, अगर मेरी जिंदगी नेक्स्ट 10 इयर्स, 20 इयर्स की, मेरी एज अभी 33 है, अगर मुझे नेक्स्ट 20 इयर्स अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब समाज के लिए अगर कोई काम करना पड़ा, तो मैं उसमें कर दूंगी। क्योंकि मुझे पहली चीज आंसरेबल नहीं होना है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर इस डिजास्टर के बाद अगर मेरी फॉर एग्जांपल किसी से शादी होती है, तो कहीं ना कभी ये शब्द मुझे सुनने के लिए मिलेगा कि अरे ये चीज हुई थी। और वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करेगा कि वो पर्सन ने तो मुझे इतना हर्ट किया, उस लेवल पर लाया। अब अगर मैंने भरोसा करके, तो मेरी मैरिज लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिल्कुल। इतनी चीजें बढ़ चुकी है, तो मैंने वही वो चीज़ें त्याग दी। वही चीज़ें जब मैंने आपसे ये बातें पूछी आपके फिजिकल रिलेशन को लेके, तो वही मैंने आपको बार बार पॉइंट किया कि अगर कल आपकी आपकी लाइफ में, कल की डेट में कोई भी इंसान आता है तो आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो रोहिणी, आपको क्या लगता है, मतलब इतना आगे बढ़ने के बाद जब इंसान इस तरह से टूटता है, देखिए कहीं ना कहीं आपके भाई बहन, आपके माता पिता, इतने सारे लोग इस बात को देखते होंगे कि उनकी लड़की के साथ इतने अत्याचार हुए हैं, तो उनके दिल पे क्या बीतती है? जैसे आपने भी बताया था कि आपकी फैमिली चाहती है कि आप शादी करें, बट आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी की सारी बातें इतना खुल करके बताई हैं, शायद आप अब वहाँ पर नहीं जाना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि देखिए आप अभी अब यंग हैं, ज़िंदगी देखिए कहना बहुत आसान है कि हम लोग अकेले रह लेंगे, लेकिन उनसे पूछिए जो सच में अकेले होते हैं, कहीं न कहीं इंसान टूट जाता है। आज आप यंग हैं, कल आपकी 40s, 50s, 60s में भी जाएँगी, तो कहीं न कहीं एक होता है ना कि अकेलापन लगने लगता है इंसान को, तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए तो सामाजिक आंदोलन में उतरना चाहती हूँ, जो मुझे कभी भी ये एहसास ना हो कि मेरी शादी नहीं हुई या मेरे बच्चे नहीं हुए। मैं अब ये बोलती हूँ लोगों को कि एक बच्चे की माँ क्यों बनूँ, जब मैं हज़ारों बच्चों की माँ बन सकती हूँ, उनकी उनकी ज़िंदगी में, उनके एजुकेशन में, उनको बिल्ड करने में। क्योंकि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो कहीं न कहीं हेल्प चाहते हैं, जिनकी हेल्प हम करेंगे, तो वो एनजीओ के माध्यम से करूँगी। तो जो प्यार मुझे अपने खुद के बच्चे से मिलेगा, वही हज़ारों बच्चों से मिल सकता है, जैसे मदर टेरेसा को मिला। जैसे बिल्कुल, कभी उनका खुद का बच्चा नहीं था, जैसे बहन जी को मिल रहा है, बहन जी का खुद का बच्चा नहीं, लेकिन आज पूरे समाज के बच्चे उनके बच्चे हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से मेरी भी जर्नी वो चीज होगी। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपने कहा, एक मैरिड मैन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल रिलेशन एक्सेप्टेबल है हमारे समाज में, लेकिन एक अनमैरिड लड़की का सेक्सुअल रिलेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। यही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जी, और जितने भी अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं ना, ये कॉमन है, इतना कॉमन हो चुका है कि 90% लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंट्री में चल रहे हैं। कोई छुपा के कर रहा है, कोई दिखा के कर रहा है, लेकिन इसमें अगर एक सोसाइटी की थिंकिंग है, तो वो किसके लिए है? लड़की के लिए, कि उसकी शादी नहीं होगी, वो अगर शादी करेगी तो समाज उसको गलत बोलेगा। मैंने एक चीज बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि जी। रखेल रंडी वेश्या औरत है, तो उसे ये बनाने वाले आदमी क्या है? बनाने बिल्कुल। क्यों? और जैसे आपने एक बात बताई है कि कुछ लोगों की बातें छिप जाती हैं, कुछ की तो यही है, कुछ लोगों के जो किस्से होते हैं वो छिप जाते हैं, लेकिन जैसे आपके स्टेटमेंट के बाद कुछ लोगों के जो किस्से होते हैं वो छप जाते हैं। तो ये आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, तो और इस वीडियो को काफ़ी महिलाएँ भी देखेंगी, लड़कियाँ देखेंगी, फैमिली देखेंगी, तो मैं नहीं बोलूँगा। बट मुझे भी कहीं न कहीं एक मर्द होना या एक लड़का होने पर कहीं न कहीं मुझे भी ये बड़ा दुःख का एहसास हो रहा है कि किसी के साथ इतनी ज़्यादा समस्याएँ हो सकती हैं, इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है, फिर भी वो लड़की लड़ रही है। और आपसे ज़्यादा मुझे आपके माता-पिता और आपकी फैमिली को देख कर के होता है। देखिए, अगर कल मेरी कोई बहन हो और मुझे मालूम हो कि मेरी बहन के साथ किसी ने सेक्स किया है और इतने लंबे समय तक वो चीज़ें चलती रही हैं, और आज वो लड़का उनको बीच राह में पूरी दुनिया के सामने एक छोड़ के निकल जाता है, तो वो उस वक़्त मेरे ऊपर क्या बीतेगी वो मैं सोच पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये बड़ी तकलीफ़दायक ये आपकी कहानी रही है। बट मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जितने बुरे ये हुआ है ये किस्सा, इसमें कहीं न कहीं आपको न्याय मिले। और देखिए, मायावती जी को भी मैं गुहार लगाना चाहता हूँ इस बात के लिए, जब आप उनके लिए इतना अच्छा, आप उनका इतना सम्मान करते हैं और वो खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया है, तो वो आपको इंसाफ दिलाएँ, अगर इतनी समस्याएँ आपने अपने जीवन में देखी हैं तो। आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इंसाफ तो मुझे मिलेगा, फिर वो लीगली मिले,
या फिर वो मुझे स्पिरिचुअली मिले, या फिर मुझे पॉलिटिकली मिले, या फिर मुझे सोशली मिले। ये 4 टाइप्स ऑफ इंसाफ को मैंने इसमें बाँट दिया कि हो सकता है कि लीगली मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन स्पिरिचुअली तो नहीं आएँगी। कर्मा तो मिलेगा, बिल्कुल, आपने गलत किया आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है? छल का वो बोलते हैं ना, छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल कल मिलेगा। मिलेगा। हो सकता है टाइम लग जाएगा, ठीक है? मैंने गलत किया, मुझे मिलेगा कर्मा, आपने गलत किया, आपको मिलेगा कर्मा। तो ये तो आज नहीं कल होगा। सोसाइटी में जो आप जिस सोसाइटी में हो, उसी सोसाइटी का हिस्सा मैं हूँ। हो सकता है कि आज के बाद आपको इन फ्यूचर आपको ये सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको, क्योंकि व्यक्तित्व और चरित्र बहुजन आंदोलन की नींव है। अगर वो नहीं है, तो आप बहुजन आंदोलन के लायक ही नहीं हो। क्योंकि बहुजन आंदोलन की नींव ही महिला सम्मान के लिए रखी गई। आज सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिला सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये नहीं बोला मैं दलित महिलाओं की सम्मान सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान और आर्टिकल्स लाए, वो देश की महिलाओं के सम्मान के लिए लाए। वो देश की महिलाओं की लड़ाई में हिस्सा बने। उसी तरह से काशीराम साहब ने अपनी कुर्सी चाहते तो वो मुख्यमंत्री बनते, लेकिन उन्होंने जीवित रहते हुए अपनी शिष्या, अपनी जो साथी जो उनकी इस आंदोलन की थी, उनको उन्होंने सम्मान दिया। तो ये महिला सम्मान में अगर कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो महिला वो आंदोलन के लायक ही नहीं है। अब चंद्रशेखर एकमात्र ऐसी शख्सियत इस आंदोलन में आए जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं दाग लगा है। तो वो अब इस आंदोलन में कभी भी जगह बना ही नहीं पाएंगे, फ्यूचर बिल्कुल। भी नहीं बना पाएंगे। तो ये भी चीज हो गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक न्याय ही है तो कि इस जब आंदोलन आप से लोग दूर इतना रहा। आगे बढ़ चुके थे तो वो ऐसे क्या दरारें आई जो आप लोगों को दूरियां बढ़ने लगी? देखिए, जब हम 4 साल का रिलेशन, आप देखिए 4 दिन की बात नहीं थी, 3-4 साल आप लोग इतना क्लोज रहे हैं, तो फिर चंद्रशेखर को ऐसी क्या समस्या आई कि जो वो आपसे दूर भागने लगे? जबकि आप तो ऐसा भी नहीं था कि वो आप बिल्कुल उनके साथ थी कि भाई आप उनको बार बार परेशान कर रही हैं, आप दूसरी कंट्री में रहती हैं, वो दूर रहते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ फिर? रिश्ते में दरार नहीं आई, रिश्ते में सफलता आई। अगर सफलता नहीं आती तो रिश्ते में दरार ही नहीं आती। सफलता आई कि वो सांसद बन गए, उनको लगा कि अब रोहिणी की कोई वैल्यू नहीं है, रोहिणी जैसे लोगों को तो मैं सिर्फ यूज़ करके फेंक देता हूँ। उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं। अगर वो सांसद नहीं बनते, हमारी मुलाकात इटली में हुई सितंबर में, वो सांसद बनने के 3 महीने बाद इटली आए। हुँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ, सितंबर में वो जून में सांसद बने और सितंबर में फर्स्ट टाइम उनकी अब्रॉड ये थी, ट्रैवल किया उन्होंने और वहाँ आए। वहाँ पर हम मिलान एयरपोर्ट पे बात कर रहे हैं, मैंने उनको कहा कि देखो अब गलत है। अब आप एक लड़की के साथ भी अन्याय कर रहे हो, अब आप इस आंदोलन के साथ भी अन्याय कर रहे हो, अब आपको इस तरह से इस राह पर मुझे छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। अब आपको यहाँ पर स्टेप लेनी पड़ेगी। आपने मुझे भरोसा दिलाया था कि रोहिणी मैं सांसद बन जाऊँगा तो मैं फिर एक बोल्ड स्टेप लूँगा, दुनिया जाए भाड़ में, मैं रोहिणी के साथ खड़ा होऊँगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने मेरी, बोलते हैं ना, मैं रात में अगर वो जागे है ना, तो रात में मैं भी जागी हूँ। अगर वो रोए हैं तो मैं भी रोई हूँ। मतलब 21 से 24 के सफर के साक्षी हम हैं और हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं। मेरे दोस्त जानते हैं, उनके भी साथ के लोग हुँ, जानते हैं कि इन दोनों की कितनी ज्यादा बड़ी बॉन्ड है। उनके साथ के लोग ये जानते हैं कि रोहिणी अगर बोल देगी ना एक फोन करके कि ये करना है, तो वो होगा। उसी तरह से चंद्रशेखर अगर बोल देंगे ना कि रोहिणी ये चीज नहीं करनी है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो मेरी मजाल नहीं है कि मैं उस लक्ष्मण रेखा को लांग दूं, कभी नहीं। तो वो एक बॉन्ड थी हमारे बीच में उस लेवल कहीं पर। ऐसा तो नहीं है ना कि चंद्रशेखर की लाइफ में और भी कोई लड़की आ गई हो कि, क्योंकि होता है ना जब हम बार बार तस्वीरें बदलते हैं तो न जाने हजारों तस्वीरों में से कौन सी एक ऐसी तस्वीर है जो हमें भा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जगह अभी किसी और लड़की ने ले ली हो? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी ना इमोशनल गैप इतनी जल्दी ऐसे किसी इंसान की ज़िंदगी में फ़िल नहीं हो सकता। मेरी बिल्कुल, ज़िंदगी में नहीं हुआ। मेरी बिल्कुल, ज़िंदगी में उनकी जगह ना किसी ने ली अब तक और ना शायद भविष्य में कोई ले पाएगा, क्योंकि वो नेचुरल था और वो उस लेवल पर नेचुरल शायद अब किसी और के साथ नहीं होगा, वो डुप्लीकेट होगा। बिल्कुल। तो वो मैं मानती हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जिस इंसान के इमोशंस चेंज हो रहे हैं पर्सन टू पर्सन, उसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनका तो ऑलवेज मल्टीपल रिलेशन का नेचर रहा है, जो अब जाकर सामने आ रहा है मेरे भी। हुँ, मुझे लगता था कि उनके लिए लव फीलिंग एकदम स्पेशल है, क्योंकि वो मुझे बताते थे कि मैंने ना ये लव कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। हुँ। वो मुझे बोलते थे कि ये सब कुछ चीजें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की अपनी लाइफ में, और अब मुझे इतना अच्छा लगता है, वैसा लगता है कि कोई बोलते हैं ना कि एक सोल कनेक्शन है, कि अब हम दोनों मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हम अलग अलग इंसान थे, लेकिन अब हम कंप्लीट तो हो गए, कहीं न वही कहीं वाली कहीं ऐसा तो स्पिरिचुअल नहीं था फीलिंग। कि वो सिर्फ़ आपको
फिजिकली और मेंटली सिर्फ आपको यूज करना चाहते थे, अपना टाइम पास करना चाहते थे कि चलो जब कहीं टाइम नहीं पास होगा तो मैं रोहिणी से मिलूंगा या बातें करूंगा या अपनी फिजिकल नीड जो है वो आपसे पूरी करूंगा, जब मन भर जाएगा तो आपको निकाल दूंगा। क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, इस बात को देखते हुए तो सीधा सीधा लगता है कि वो सिर्फ आपको यूज करना चाहते थे। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ कि वो सिर्फ़ एक यूज़ एंड थ्रो का ही रिलेशन था, उसमें कहीं पर भी क्योंकि मुझे सिर्फ़ ट्रैप में लिया गया, वो प्यार एक्चुअल में था ही नहीं जिसको मैं प्यार समझ बैठी। मुझे लगा था कि वो प्यार है, बट वो प्यार था नहीं। अब मेरी साइड से तो वो ट्रूली हो गया, उनकी साइड से टोटली फेक और आर्टिफ़िशियल रहा। उनका एक ही पैरामीटर था कि अगर मैं यहाँ पर सफल नहीं हुआ इंडिया में, तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाकर सेटल्ड हो जाऊँगा। क्योंकि ना मैं उनसे कभी कोई पैसे माँगती थी, ना मैंने उनको कोई किसी तो तरह की इतने डिमांड टाइम में करी। मतलब किसने किसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च किए? क्योंकि आप बाहर रहती हैं, ऑब्वियसली आप अच्छा कमाती होंगी इसलिए बाहर रहती हैं, और उन्होंने तो अभी जैसे सांसद बने, इतनी सारी चीज़ें, उनके पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है। तो अगर इस पूरी यात्रा में देखा जाए, पूरी कहानी में देखा जाए, तो किसने किसके ऊपर ज़्यादा खर्च किया है? देखिए, सांसद बनने से पहले जो मेरे दिलो-दिमाग में इमेज थी चंद्रशेखर की, वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति की, एक संघर्षशील व्यक्ति की, और ऐसा लगता था कि ना इसको मुझे सब कुछ करना है। तो मैं ना एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करती थी चंद्रशेखर को, इवन उनकी डिमांड्स को भी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज अपनी सैलरी मिली, शॉपिंग करी, हुँ। तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा पहनूँगी और वो मुझे देखेंगे कैसा फ़ील होगा, तो मैं उनके लिए इक्वल खरीदती थी। कई बार ऐसा होता, मतलब टू बी फ्रैंक, मैंने कभी अपने लिए 50,000 की जैकेट नहीं खरीदी है। मैं वो फैमिली से भी नहीं, हुँ, लेकिन मुझे उनको स्पेशल कि वो मेरा हीरो है, मतलब उसके लिए मुझे बिल्कुल। ये करना है, मुझे वो करना है। 15-15 हजार की टी शर्टें, शूज की ये चीजें, यहाँ के लड़के ऐसे पहनते हैं। कोई भी लड़का अगर यहाँ से कोई भी व्यक्ति दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा है स्विट्जरलैंड से, तो मैं उसको ना एक गिफ्ट रैप करके पूरा बना कर दूंगी कि वो जाकर तो इनका पीए वहां पर तो ये तो एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी लेने बात है, आएगा। 50-50 हज़ार रुपए की आप उनको शॉपिंग कराती थी, इतना सब कुछ, तो कहीं न कहीं दिल में देखिए एक तकरार होती है। बड़ा बड़ा मतलब मैं आपकी बातें सुन के मतलब अंदर से मुझे इतना बुरा फ़ील हो रहा है कि एक लड़की के साथ इतनी सारी घटनाएँ होती हैं, उनका हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। फिर आपके परिवार पे क्या बीतती होगी आने वाले टाइम में। देखिए, मैं अगर मोहब्बत की बात करूँ, जो मेरा मानना है, मैंने जितनी दुनिया देखी है, इस बात को नहीं मैं कह सकता, हो सकता है इन फ्यूचर कोई ना कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आए कि आप किसी के साथ अपने आने वाले कल को अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि अब कोई नहीं आएगा। जगह तो देखिए कोई ना कोई किसी की ले लेता है, जो मेरा मानना है। बट जिस तरीके से उन्होंने इतना बुरा व्यवहार आपके साथ किया है, वो काफ़ी दुखदायक है। और इसमें जितने भी मर्द, जितने भी लड़के इस बात को देखेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे, तो कहीं न कहीं एक लड़की के साथ बेहद गलत हुआ है। तो मैं तो चंद्रशेखर से भी यही जानना चाहता हूँ कि अगर वो कहीं कभी देखें, तो कम से कम एक रिप्लाई करें लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि मुझे करें या किसी को भी, वो कहीं न कहीं किसी को तो बताएँ कि हाँ, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि जो एक ऐसे इंसान को छोड़ना पड़ा जिसने उसका बुरे वक़्त में साथ दिया हो। तो देखिए, ये चंद्रशेखर भी ना खुद भी फ़ील करते हैं कि जो रोहिणी ने किया है, मैं नहीं जानती कि उन्होंने कभी मेरे इन चीज़ों को, अब मैं तो इसलिए कर रही थी कि मेरे लिए तो सिर्फ़ एक वन एंड लास्ट रिलेशनशिप का वो था हुँ, ना कि ये सब कुछ अब क्या है, अगर मैं कमा भी रही हूँ, तो किसके लिए कमा रही हूँ? अपनी फैमिली को हेल्प करती हूँ और इनको हेल्प करती हूँ। तो मेरा तो हमेशा वो गिविंग नेचर रहा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत गरीब परिवार से, तो बहनों की हुँ, एजुकेशन, मेरी एक छोटी बहन डेंटिस्ट है, 3rd सिस्टर मेरी एडवोकेट है, भाई मेरा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में, तो इन तीनों की एजुकेशन, जैसे इन तीनों को बच्चे की तरह रखती थी कि नहीं, इनके कपड़े की शॉपिंग इनको कभी नहीं देखने दिया। हुँ। मतलब 20 से लेकर 25 तक मैंने कभी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली कभी भी प्रॉब्लम नहीं देखने दी। मैं, मेरे पापा की जॉब नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ने बचपन में, उनकी जॉब चली गई थी, तो उन्होंने हमारी परवरिश में ही सब कुछ लगा दिया। तो मैं अपने पापा को हमेशा ये फील कराती थी, मतलब महीने के 1.5-2 लाख रुपए उनके अकाउंट में सेंड करके, कि पापा ऐसा तो फील नहीं कितना करना है आप कि कितना आपकी जॉब कमाती नहीं हैं? है। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कितना कमाती हैं आप? जब मैं 2020 में आई थी, तब से मैं कम से कम 5 लाख रुपए महीने के मैं कमाती थी, और उसमें से मैं करती थी, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा ऐसा था कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मतलब मुझे आप बहुत सारी चीज़ें वो करवा सकते हो। तो मैं यहाँ की ना फ्रीलांसिंग वर्क्स और यहाँ की स्ट्रैटेजी को समझ चुकी थी कि स्विट्ज़रलैंड में पैसा कैसे कमाना है। हुँ, हुँ। तो मैं कमाती थी पैसा अच्छा, और चंद्रशेखर ने तो, इवन चंद्रशेखर अपने साथ के लोगों को बोलते भी थे कि उस लड़की को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा वो मुझे पूरी ज़िंदगी बिठाकर खिला सकती है, वो ऐसा बोलते थे। क्योंकि वो मुझे देखते थे कि मैं अपने घर के लोगों को 10-10 लाख का गोल्ड दिला रही हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि एक वक्त ऐसा देखा है कि मेरी मम्मी ने अपना मंगलसूत्र भी गिरवे रख के मेरी फीस भरी थी। तो मैंने उस तकलीफ को देखा, तो मैं ना यहाँ पर आकर एक जुनून की तरह काम कर रही
पढ़ाई करती थी और शाम को 8-8 घंटे काम करती थी। दूसरे किसी की जॉब लगा दी, किसी का क्या काम किया, हुँ, किसी को क्या वो चाहिए, तो वो स्विट्ज़रलैंड का पैटर्न था। ये तो मैंने 1 साल से अपने आप को काफ़ी वीक फ़ील किया। हुँ, फाइनेंशियली भी मैं वीक हुई हूँ क्योंकि मैं डिप्रेस्ड थी। बिल्कुल, 6 महीने तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, वरना मैं इतना पैसा कमाने लगी थी। सब सब मुझे देखते थे यहाँ पे कि एक लड़की स्टूडेंट होकर आई है और देखो उसको कितना, क्योंकि वो अपने अंदर का एक वो तरीका, तो बिल्कुल। वही चीज़ चंद्रशेखर को भी अच्छी लगती थी। स्टार्टिंग में तो वो बोलते थे कि मुझे सब कुछ इतना, बोलते ना, निछावर करने वाली लड़की मिली। मुझे पता है आदित्य तकलीफ किस चीज़ की है जी, कि उस व्यक्ति ने ना कभी भी फ़ील ही नहीं किया। मतलब मैं आज भी ये सोचती हूँ कि ना वो मुझे बस इंसान समझ ले। वो बस ना एक बार रिग्रेट फ़ील करा दे। वो ये फ़ील कर ले कि यार मैंने गलत किया। वो पता है क्या कर रहा है कि मैं, मुझे पावर है, मैं मैन हूँ, मैं आदमी हूँ। पता है उसने मुझे एक बार ये चीज़ का फ़ील करा दिया मैं कि देखिए मेरे जैसे पास। आपकी आँखों में जो पानी है मैं समझ सकता हूँ कि किस तकलीफ़ से आप गुज़र रही हैं और ये देखिए किसी से जब हम मोहब्बत करते हैं, एक यादें होती हैं, देखिए उसकी सफलता, असफलता वो मैटर ही नहीं करती जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं। तो आपने तो उस इंसान से उस वक़्त प्यार किया जब वो कुछ भी नहीं थे। तो कहीं न कहीं देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप अंदर से जितना बुरी तरह से टूट चुकी हैं और यादें जो होती हैं वो हर एक सुबह, हर एक शाम आती हैं। जब खाना खाते हैं तो भी उस इंसान की, क्योंकि इतनी सारी जो आपकी बातें रही होंगी वो आपको बार-बार परेशान करती होंगी, यादों में वो बदल चुकी हैं, जो बातें थी वो अब यादों में बदल चुकी हैं, तभी आप आज इतनी तकलीफ़ में हैं। तो मुझे ये आज समझ नहीं आ रहा है कि जब आपने इतना सब कुछ लोगों को बताया तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता या कोई भी प्रशासन आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है? आप मतलब क्या कहना चाहती हैं? उनको एक बार अपनी तरफ से कोई मैसेज तो दीजिए लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो ये दलित्स का काम, दलित्स की प्रॉब्लम है। अगर ये दलित वर्सेस अपर कास्ट होता ना तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल माइलेज मिलता, पहली चीज़। हुँ, दूसरी चीज़, ये दलित वर्सेस दलित है, दलित वर्सेस दलित में भी वाल्मीकि हुँ। वर्सेस जाटव वर्सेस वाल्मीकि है। और फिर लोग, कोई कोई भी व्यक्ति ना ये दलित वोट बैंक को टच ही नहीं करना चाहता कि ठीक है इनकी आपस की लड़ाई है। तो कोई भी इसमें, तो मैंने ये कई जो आपको नेशनल मैं रोक के लीडर्स को। बोलूँगा, आप ये कहना चाहती हैं कि अगर आपके साथ कोई और किसी कास्ट या किसी रिलीजन का लड़का होता तो कहीं न कहीं बवाल मच सकता था इस बात में? अगर फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर अपर कास्ट के होते, हुँ, फॉर एग्जांपल, जी। और मैं वाल्मीकि कम्युनिटी की होती, इंडिया की तरफ से यहाँ पर पढ़ाई करने वाली, यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने वाली, तो अब तक तो हंगामा हो गया तो होता, अब कहीं तक न तो कहीं ये तो आंदोलन सरकार खड़ा का हो एक चुका दोगलापन है कि यू नो मतलब अगर सेम कास्ट है, सेम रिलीजन है तो मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और अगर अलग-अलग होता है तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये दोगला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर एक लड़की प्रॉब्लम में है, वो किसी के भी कारण है तो उस इंसान के ऊपर जाँच होनी चाहिए। है। देखिए, एग्जैक्टली, मैं है, यही आपका बोलती दिल हूँ। वही है, आपका माइंड वही है, आपकी बॉडी वही है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले ने आपको कुछ अलग तरीके से बनाया, आपके अंदर भी वही इमोशंस है, आपके अंदर भी वही यादें हैं किसी इंसान की। तो ये तो गलत है कि आपके केस में कोई सुनवाई नहीं है, आपके केस में कोई इस चीज़ को सोल्व नहीं करना चाहता है। तो मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी तरफ से भी बोलना चाहूँगा, जितना भी लोग देख रहे हैं और पब्लिक को भी, भारत की पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और मायावती जी जैसे आपने उनके लिए तो काफ़ी वीडियोज़ भी मैंने देखी, तो आप भी एक बार बता दीजिए चलते-चलते। बस आपसे यही कहना चाहूँगा मैं कि आपकी बातें सुन के कहीं न कहीं मेरे दिल में एक ठेस पहुँची है। बहुत बुरा मुझे लग रहा है कि एक लड़की ने इतना संघर्ष किया और आज वो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद आज वो इतना परेशान है। और इतनी सारी आपने बातें बताई, जितना खुल के आपने बताया इससे ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है। आपने सब कुछ, जितनी किताब थी आपने सब कुछ वो हमें बताई है, अपनी पूरी कहानी हमें बताई है। तो आप 2 मिनट बस बता दीजिए और क्या कहना चाहती हैं? मैं तो पूछ भी नहीं पा रहा हूँ, अब इतना मुझे तकलीफ़ हो रही है अंदर से। देखिए, पहले तो ये मेरी कहानी कई लड़कियों के लिए सबक बनेगी कि अंधा विश्वास मत करो किसी को भी। बहुत गलती मेरी भी रही है कि मैंने ना बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया। मैं, मतलब, उस व्यक्ति को उस पोजीशन पे लेकर चली गई कि वो दुनिया झूठ बोल देगी, वो झूठ नहीं बोलेगा। इतना अंधा भरोसा था मुझे। क्यों? क्योंकि उसका काम इतना पवित्र था, वो जिस काम के लिए, जिस नोबल कॉज़ के लिए था, तो मुझे लगता था कि ये ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो उस स्टेटमेंट की वैल्यू है। वो मुझे ना सैक्रिफाइस कराता रहा, आज सैक्रिफाइस करो, मेरी ये बात मानो, मेरी वो बात मानो। तो मतलब एक तरीके से मुझे वो स्विट्जरलैंड से सहारनपुर तक लेकर आ गया। अपनी बात मनवाते 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 कि ये मान लो, एक बार और सह लो, तुम जो संघर्ष कर रही हो। उनके ऐसे कई मैसेजेस है जिसमें वो लिखते हैं कि तुम एक प्रेरणा बनोगी समाज के लिए, क्योंकि तुम आज एक
कोई भी लड़की, क्या मुझे यहाँ पर लड़कों की कमी थी? मैं बिल्कुल। इजी जाती स्टेप के लिए, यहाँ का कोई पार्टनर चूज करती, अभी तक शादी होती, सिटीजनशिप मिलती, यहाँ पर घूमती, एंजॉय करती, वर्ल्ड टूर करती। लेकिन मैंने वो सब कुछ छोड़ के एक संघर्षशील व्यक्ति को चूज किया। क्यों? क्योंकि उसके काम की वजह से लगा कि वो कहीं ना कहीं जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ये तो कनेक्शन वो रोहिणी, फील करता है। चलते बट चलते वो एक और बात फेक। मैं आपसे पूछूंगा। जैसे आपने बताया जो आपके साथ ये इतना उत्पीड़न हुआ है, तो आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मोहब्बत में आती है तो क्या उसको शादी से पहले सेक्स करना चाहिए जैसे आपकी ज़िंदगी में बीती है? क्योंकि हो सकता है कि और लड़कियां को भी लोग यूज करें और छोड़ दें। आप क्या कहना चाहती हैं कि लड़कियों को और लड़कों को भी अगर किसी के साथ आप मोहब्बत में हैं, आप प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो क्या शादी से पहले सेक्स जायज़ है, करना चाहिए? क्योंकि अलग अलग हो जाता है माइंड सोचने का। आप क्या कहना चाहती हैं, सेक्स करना चाहिए शादी से पहले या देखिए, नहीं? मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी कि कभी भी ना इस तरह की फॉल्स रिलेशनशिप में और फेक होप्स में ना रहें। टेस्ट करें सामने वाले को, जैसे जो जो फील मैंने किया है वो फील कभी कोई लड़की ना करे। और मैं तो यही कहूंगी कि लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको किसी को सिर्फ यूज ही करना है ना, तो आप डे वन से क्लियर कर दो कि हम लोग यूज के लिए आए। किसी की भी, मुझे लगता है कि ना शारीरिक रेप से भी बड़ा होता है मानसिक रेप, जो मानसिक। आजकल के ट्रेंड में चल रहा है। मतलब एक लड़की को आपने ना डिप्रेशन दे दिया, ये डिप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उस लड़की की उस पूरी जवानी को खत्म कर दिया, आपने उसका पूरा टाइम ले लिया। डजंट मैटर आपने उसको फिजिकली कितनी बार यूज किया, लेकिन आपने उसको 5 साल इमोशनली यूज किया, और उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ना वो लड़की अब आगे चल पाएगी, ना वो लड़का चल पाएगा। अगर लड़के के साथ भी होता है तो किसी को भी ना अपनी सिर्फ डिजायर्स के लिए, सेक्सुअल नीड के लिए किसी को भी इमोशनली इतना यूज मत करो। या तो इतना ओपन कल्चर में चले जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, कर बोलो कि हमें वन नाइट स्टैंड करना है, हम सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल पार्टनर है, फिजिकल पार्टनर है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो डे वन से आप ये गेम खत्म होना चाहिए बिल्कुल लड़कियों को रोहिणी जी, ट्रैप में जैसे जैसे फंसाना। आपने बात बताई, आप सीधे सीधे तौर पर ये कहना चाहती हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहना चाहते हैं तो बिल्कुल खुल करके बताइए, किसी को गुमराह मत कीजिए, कि शादी के वादे मत दिखाइए कि ताकि आने वाले टाइम में उनके साथ बुरा व्यवहार हो। और लड़कियों को भी आप कहना चाहती हैं कि सोच समझ कर के ही आप एक रूम के अंदर जाएं, सोच समझ कर के ही आप किसी को अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपना दिल, अपनी ज़िंदगी उसको उसके हाथों में दें, उसको न्यौछावर करें। तो थैंक यू सो मच रोहिणी जी, आपसे बात करके अच्छा ज़्यादा लगा, लेकिन जो दिल में एक ठेस पहुंची है, दिल में जो बुरा लगा है, वो भी आपकी बात सुन के कहीं ना कहीं लगता है कि आजकल के जो युवा हैं वो किस समस्या से गुजर रहे हैं। और जितने भी लोग ये देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे कि ज़िंदगी में कभी कभी सब कुछ पाने के बाद भी इंसान सब कुछ खो देता है। आपने एक जगह से निकल करके, एक नॉर्मल फैमिली से निकल करके आज आप दूसरी कंट्री में अपना नाम बना रही हैं, लोग आपको जानते हैं आपकी मेहनत की बदौलत। लेकिन एक इंसान आता है और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके चला जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप भारतीय नारी हैं, आपको हार नहीं माननी है। हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ हम चलेंगे, सब जितने भी लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो कल होगा वो बहुत बेहतर होगा और सब चीज़ें ठीक होती हमें नज़र आएंगी। सो थैंक यू सो मच रोहिणी जी ज्वाइन करने के लिए। सो आप थे अपने दोस्त आदित्य के साथ, देखते रहिए द आइकॉनिक फिल्म्स। थैंक यू।